Welcome back. Now I would like to invite Professor Dr. Mubarak and Dr. Ishaq to come on the stage for case presentation. Thank you very much for the invitation. Dr. Ishaq is actually my first resident. He was trained at SIUT and then came here and was trained at AFIP and passed FCPS and now doing renal pathology in Islamabad, northern areas. So we will discuss the cases. We will test your knowledge, what you have learned in the previous talk. So let us begin. Dr. Ishaq will present the clinical information, but before starting the cases, let us take a brief pre-test. Pointer. नहीं सर की पॉकेट में नहीं वो लगी हुई डिवाइस लगी है इसके अंदर नहीं लगी वो था किसका इसमें दराज में तो नहीं रखा हुआ So let us take a brief pre-test. What is this cell? ये EM का फोटो, TM का फोटोग्राफ है. What is this cell? पोडोसाइट है, ठीक है, विसरल एपिथेलियल सेल. इसका न्यूक्लियस, इसकी सेल बॉडी लाइज आउटसाइड द कैपिलरीज. ये कैपिलरी वॉल है, ठीक है. और व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? आरबीसी. आरबीसी एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेंस होता है. इस एरिया को क्या कहेंगे? मेसेंचियम में, ठीक है. ये पूरे इस एरिया को क्या कहेंगे? टफ्ट है, सेगमेंट है, लोब्यूल है, ठीक है. ये पूरा लोब्यूल है. इसमें कैपिलरीज हैं, 4 कैपिलरीज हैं. These are different cells. अच्छा, ये वाला सेल कौन सा है? ये वाला एंडोथीलियल सेल. ये एंडोथीलियल सेल. और ये वाला सेल? गुड गुड, आप लोगों ने अच्छा समझा है. अच्छा, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का टीएम पे बहुत हाई मैग्निफिकेशन पे. ये क्या स्ट्रक्चर है? एंडोथीलियम, जीबीएम. और ये वाला जो लाइन से, गुड गुड, जबरदस्त, गुड. Now we start with the cases. Case 1. 12 years old male presented with the complaints of periorbital puffiness since 8 months and on steroid. No history of renal disease. Lab investigation showed urine DR protein 3 plus, Hep B and C negative. Clinical diagnosis is steroid dependent nephrotic syndrome. अच्छा, इसमें अब नोट करने वाली चीज़ें, एक तो जैसे चाइल्ड है, ठीक है, एज कम है, मेल है, जेंडर, एज, ये चीज़ें भी अब ग्लोमेरुलर डिजीज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू एज. और दूसरी इसकी क्लिनिकल सिंड्रोम लिखा हुआ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो आपकी जहन में होती है कुछ डिजीज़ होती हैं जो स्टीरॉयड डिपेंडेंट या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन कौन से लीजन्स आ सकते हैं. बच्चा है, स्टीरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सिरालॉजी अनरिमार्केबल है, ठीक है. तो दिस इज़ लाइट माइक्रोस्कोपी. अच्छा, केसेस को हम लाइट माइक्रोस्कोपी से शुरू करते हैं. ये कौन सा पोर्शन है बायोप्सी का? कार्टेक्स मेडुला. कार्टेक्स है, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी ग्लोमेरुलाई. अच्छा, इस पेरेन्कामा देखिए, पेरेन्कामा कैसा है? बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है. देयर इज नो ट्यूबुलर एट्रोफी, नो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन. ग्लोमेरुलाई भी, दिस इज ऑफ कोर्स लो पावर बट दे अपीयर अनरिमार्केबल. व्हाट इज दिस एरिया? ये मेडुला है. मेडुला, टिब्यूस बहुत छोटे छोटे होते हैं, टिब्यूस के बीच में स्पेस होता है, ग्लोम्स नहीं होते. ये कार्टिको मेडुलरी जंक्शन वाला एरिया है. इस साइड पे कार्टेक्स है, ये ग्लोम पड़ा हुआ है, ठीक है. दिस इज कार्टिको मेडुलरी जंक्शन. ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बायसिस में ये पोर्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि एफएजीएस वाला रीजन जो है, इट बिगिनस फ्रॉम जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, उनको सबसे पहले इन्वॉल्व करता है. तो बायोप्सी इज एडिक्वेट. आपने देखा ग्लोम्स के काफ़ी नंबर्स थे, और कार्टेक्स है, मेडुला है, द बायोप्सी इज एडिक्वेट.
दिस इज मीडियम पावर व्यू। यहाँ पे ग्लोम्स में क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या चेंजेस है? माइनर चेंजेस, गुड। और ये कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ, आर्टरी है स्पेसिफिकली। दिस इज द वेन, ये भी ब्लड वेसल वेन है। वेन की वाज थिन होती है, ल्यूमेन बड़ा होता है, जबकि आर्टरी के ल्यूमेन छोटा होता है, वाल थिक होती है। दिस इज द मीडिया, ठीक है, दिस इज आर्टरी। टिब्यूल्स बैक टू बैक हैं, कोई देयर इज नो इंटरस्टिशियल इन्फॉर्मेशन, नो ट्यूबुलर एट्रोफी, पेरेन्काइमा इज इंटैक्ट, ग्लोम्स में माइनर चेंजेस हैं। और हाई पावर पे देखते हैं, दिस इज स्टिल हाई पावर। ये वेस्कुलर पोल है, दिस इज द वेस्कुलर पोल। ये आर्टीरियोल की एंट्रांस हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अटैच भी है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टफ्ट लाइज फ्री विद इन द बाउमेंस स्पेस। क्या चेंजेस हैं? माइनर चेंजेस। अच्छा, डायग्नोसिस बताएं अब। अच्छा, बता सकते हैं क्योंकि यू हैव क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। सिंड्रोम है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लेकिन अगर हिमेचूरिया होता, बच्चा होता, तो हो सकता है डायग्नोसिस डिफरेंट होती, लेकिन यू हैव क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर भी आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस एटलीस्ट करना चाहिए। ये सिल्वर स्टेन है, सेम बायोप्सी शोइंग माइनर चेंजेस इन ग्लोम। नेवर से नॉर्मल, क्योंकि बायोप्सी हुई है तो कोई ना कोई पैथोलॉजी होगी। दैट पैथोलॉजी मे नॉट बी ऑब्वियस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, हो सकता है ईएम पे आपको लीजन मिले। तो माइनर चेंजेस वो सेफ टर्म है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, माइनर चेंजेस है। अच्छा, ये माइनर चेंज की ये डीडी है, ये सारी डिजीज जो हैं दे कैन गिव राइज टू माइनर चेंजेस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। तो कोई एक डायग्नोसिस बताना ये सही नहीं होता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एमसीडी, एफएचजीएस ये टॉप पे होते हैं। इन दोनों को मिला के आप पोडोसाइटोपैथीज कह सकते हैं। पोडोसाइटोपैथीज टॉप पे हो सकती है। प्री स्पाइक मेम्ब्रेनस, अर्ली अमाइलोइडोसिस, आईजी नेफ्रोपैथी, आईजीएम, एल्पोर्ट, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारी इनमें आपको अर्ली स्टेज में ल्यूपस क्लास 1 माइनर चेंजेस मिल सकती है। अच्छा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, आईजीजी नेगेटिव है। कैन यू अप्रिशिएट, ये ग्लोम का एरिया है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। आईजीए नेगेटिव, आईजीएम ट्रेस पॉजिटिविटी, लेकिन नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। C3 ये बैकग्राउंड, ये आर्टिफैक्ट्स है, नेगेटिव। C1Q नेगेटिव। अब डायग्नोसिस बताएं। पोडोसाइटोपैथीज आप कह सकते हैं, पोडोसाइटोपैथी मिनिमल चेंज डिजीज कैन, अर्ली एफएचजीएस कैन हैव एमसीडी लाइक मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो पोडोसाइटोपैथी बेहतर है, डिफरेंशियल दें आप कि एमसीडी एफएचजीएस इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नाउ यू कैन मेक द फाइनल डायग्नोसिस। ये आखिरी टेस्ट है, ठीक है, ईएम है। अब बताएं ये क्या हुआ है? इफेसमेंट ऑफ फुट पॉसेस, डिफ्यूज इफेसमेंट, यहाँ पे भी ये सारे फ्यूज हुए हैं, ठीक है। और हाई पावर पे यहाँ पे देखिए, दीज आर ऑल फ्यूज। ये कौन सा सेल है? आरबीसी, ये ल्यूमेन है, ठीक है। और दिस इज द एपिथेलियल साइड, यहाँ पे ये फ्यूजन है फुट पॉसेस। अब डायग्नोसिस बताएं। अभी भी पोडोसाइटोपैथी, एमसीडी, एफएचजीएस, उन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको सीवियरिटी ऑफ पोडोसाइट डैमेज वो ज़्यादा होती है इन केस ऑफ एफएचजीएस, लेकिन बोथ जो है ना अम्ब्रेला टर्म पोडोसाइटोपैथी के अंदर आ सकते हैं, तो आप पोडोसाइटोपैथी कह सकते हैं, ठीक है। और हाई पावर में फ्यूजन ऑफ फुट पॉसेस, ये दूसरी कैपिलरी है, ये एक कैपिलरी है, ये फ्यूज हुए हैं, यहाँ पे भी फ्यूज हुए हैं, और स्वालन भी है। तो की मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एमसीडी एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिजीज। एमसीडी में ऑल 4 कंपोनेंट्स मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। किसी भी लेवल पे आपको कोई चेंज नज़र नहीं आए। ट्यूबुलर एट्रोफी ज़रा सी भी आई, एमसीडी इज आउट। वेस्कुलोपैथी हुई, एमसीडी इज आउट, ठीक है। ग्लोम्स में कोई चेंज आई तो एमसीडी इज आउट। फॉर एमसीडी ऑल कंपार्टमेंट्स मस्ट हैव अनरिमार्केबल अपीयरेंस। नील लीजन इसीलिए कहा जाता था, कोई लाइट माइक्रोस्कोपी पे लीजन नहीं होता, लेकिन ईएम पे आपने देखा देयर इज डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फुट पॉसेस। फ्यूजन ऑफ फुट पॉसेस इज ऑफ्टन कंप्लीट, 100% होती है, ठीक है।
The extent of foot pulses fusion does not help differentiate between MCD and FAGS. Extent दोनों में more or less इक्वल होता है, लेकिन सीवियरिटी वेरी करती है. किस में मोर सीवियर डैमेज होगा पोडोसाइट का, किस कौन सी FAGS में. ठीक है, FAGS में पोडोसाइट का लॉस भी होता है, इसीलिए फिर वो टफ्ट्स जो हैं वो दे बिकम एडहेरेंट टू बाउमेंस कैप्सूल और सेगमेंट स्कारिंग शुरू हो जाती है. ठीक है. Now Case number 2, 45 years old female, known case of hypothyroidism, presented with complaints of generalized body swelling for 2 months. Her laboratory workup showed serum creatinine 1.2 milligram per deciliter, serum albumin 1.9 gram per deciliter, 24 hours urinary protein 6 gram, ANA 1 plus positive, anti-DS DNA negative, C3 is 1.32 gram per liter and C4 is 0.26 gram per liter. Anti-PLA2 जो है नेगेटिव है. अच्छा, अब इसमें जो मेरी पैथोलॉजी के लिए सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन वो क्लिनिकल सिंड्रोम. व्हाट इज द क्लिनिकल सिंड्रोम इन दिस केस? सही कहा आपने. हालांकि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट शुड स्पीक. नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इसमें प्राइमरी सेकेंडरी उसमें हम नहीं जाते, लेकिन देयर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सीरम अल्बुमिन लो है, प्रोटीन 6 ग्राम है, और सीरोलॉजी में ANA 1 प्लस है, वो तो नॉन स्पेसिफिक है. अच्छा, ये जब बड़ी है, एडल्ट पेशेंट है, फीमेल है, हाइपोथायरॉइडिज्म भी है. ठीक है, तो हमें MCD तो अब हम बिल्कुल लो रखेंगे. FAGS हो सकता है या कोई और डिजीज़ हो सकती है. लेट अस सी द मॉर्फोलॉजी. ओवरऑल पेरेन्कामा कैसा है? क्या 2 कोर्स ऑफ रीनल बायसी, कार्टेक्स है दोनों में. कहीं कोई ट्यूबुलर एट्रोफी. ग्लोम्स इस पावर पे कैसे दिख रहे? अनरिमार्केबल. लो पावर है इस पे तो अनरिमार्केबल. पेरेन्कामा ओवरऑल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पैच है. ये किस चीज़ का है? ये एट्रोफिक ट्यूब्यूल्स का है. ट्यूबुलर एट्रोफी है, एक छोटा सा टाइनी फोकस है. ठीक है, तो MCD इज आउट, लेकिन देखते हैं. और दिस इज मीडियम पावर व्यू. इसमें ग्लोम्स में क्या चेंजेस है? सॉरी, माइनर चेंजेस. ठीक है, गुड. क्योंकि ल्यूमिना सारे पेटेंट हैं, बाउमेंस स्पेस पेटेंट है, कोई पॉलिफेशन नहीं है, ल्यूमिना इंटैक्ट, कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं है, कोई सेगमेंटल पैथोलॉजी नहीं है. ये और हाई पावर पे. अब बताएं ग्लोम में क्या एबनॉर्मलिटी है? अगेन माइनर चेंजेस. कोई मेसेंजियल पॉलिफेशन नहीं है, ल्यूमिना पेटेंट. ठीक है, ये सिल्वर स्टेन है, मेसेंजियम है, अपनी मतलब लिमिट्स में है. कैपिलरी ल्यूमिना पेटेंट हैं, RBCs हैं कुछ ल्यूमिना में. बाउमेंस स्पेस इज आल्सो एम्प्टी. ये ट्यूबुलर एट्रोफी का फोकस है. यहाँ पे देखें ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकेंड है, रिंकल्ड है, और थोड़ा सा बीच में इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस है. ट्यूब्यूल्स का डायमीटर भी कम हो गया है. दिस इज अ स्मॉल फोकस ऑफ ट्यूबुलर एट्रोफी. तो अब MCDs कम अज कम MCDs आउट. IF, ये IgG, ये थोड़ा सा रोशनी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये इसका बताएं क्या IgG की क्या है, IMF में क्या है? पैथोलॉजिस्ट बताएंगे क्या है? वीक पॉजिटिविटी, वेरी वीक पॉजिटिविटी. अगर अलांग कैपिलरी लूप्स, ये कैपिलरी लूप्स दिख रहे हैं, वेरी वीक पॉजिटिविटी. ये IgA नेगेटिव, IgM भी नेगेटिव है. C3 ये भी वीक पॉजिटिविटी अलांग कैपिलरी वॉल्स, वीक पॉजिटिविटी. ठीक है, यहाँ देखें ये कैपिलरीज की C1q नेगेटिव. और EM पे क्या है? कैन यू अप्रिशिएट डिपॉजिट्स? ये डिपॉजिट्स है, 1 2, ये डिपॉजिट्स है. दिस इज द GBM, लेमिना डेंसा. ये एंडोथीलियम है, ये फ्यूजन ऑफ फुट प्रोसेस फ्यूज हुए हैं. और ये देखें, दीज आर डिपॉजिट्स. लेकिन देयर इज नो रिएक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन.
आपने सिल्वर पे कोई स्पाइक्स नहीं देखी, तो ये क्या अब डायग्नोसिस बताएं? हाँ, प्री स्पाइक मेम्ब्रेनस, स्टेज 1 मेम्ब्रेनस, प्री स्पाइक, ठीक है, मेम्ब्रेनस जीएन। तो ये इसमें अगर आईएमएफ आप नहीं करते, ईएम नहीं करते, तो यू कुड हैव मिस डायग्नोस्ड एज एमसीडी। ये इसका मैसेज ये है कि आप आईएमएफ करें, ईएम करें, स्पेशली जब कुछ फीचर्स ऐसे हों जो एमसीडी को मतलब फेवर ना करते हो। स्टेज 1 मेम्ब्रेनस जीएन can be misdiagnosed as MCD or FAGS in the absence of either immunofluorescence। कोई भी वो टेस्ट जिसमें आप इम्यून डिपॉजिट्स देख सकते हो, वो ज़रूर होना चाहिए। Case number 3, a 7 years old female presented with persistent microscopic hematuria and proteinuria for 1 year. Laboratory workup showed serum creatinine 0.35 milligram per deciliter, urine RE protein 1 plus, blood 2 plus. जी, क्लिनिकल सिंड्रोम नेफ्रिटिक कह सकते हैं जी, प्रोटीन भी है, या नॉन नेफ्रोटिक नहीं, एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल अच्छा बच्चा है, 7 साल की बच्ची है, और प्रोटीन भी नॉन नेफ्रोटिक रेंज का है, ठीक है। तो इसमें हमारे डिफरेंशियल में कुछ चीज़ें होती हैं, ये पिक्चर, इस पिक्चर के साथ लेट अस सी इसकी बायोप्सी में क्या है। सिंगल कोर है, कार्टेक्स, यू कैन सी ग्लोमेरुला है, इस पावर पे दे अपीयर अनरिमार्केबल। पैरेन्काइमा कैसा है? अनरिमार्केबल है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई ट्यूबुलर ट्रॉफी नहीं है, ट्यूब्यूल्स आर बैक टू बैक। ये मीडियम पावर व्यू। ग्लोम्स कैसे है? पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न में फिट होते हैं? माइनर चेंजेस, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी नहीं है, माइनर चेंजेस। अच्छा, एक वेसल भी थी, आर्टरी भी थी स्मॉल, वो भी अनरिमार्केबल है, स्मॉल आर्टरी अनरिमार्केबल है। ये सिल्वर स्टेन है, सेम ग्लोम्स अनरिमार्केबल, माइनर चेंजेस, ट्यूब्यूल्स बैक टू बैक, कोई ट्यूबुलर ट्रॉफी नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है। ये स्टिल हाई पावर व्यू showing unremarkable glomerular या minor changes वाले glomerular। सिल्वर स्टेन, अनरिमार्केबल glomerular। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये मेडुला का पोर्शन है, और ये ट्यूब्यूल्स के अंदर ये क्या है? आरबीसी कास। इसका मतलब है ग्लोम से मेचूरिया हो रहा है, जो ग्लोमेरुलर क्लिनिकल में था कि मेचूरिया हो रहा है, that is being reflected in renal biopsy in the form of ये RBC cause। अच्छा, IMF completely negative for IgG, IgA, IgM, C3, C1q। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? ये पूरी ये कैपिलरी है। अच्छा, ये यहाँ पे एरिया जो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है पैरामिजेंजियल एरिया, वहाँ पे आप देखें थिकनेस ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरिफेरी पे देखें बहुत थिन है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का केस है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मली थिन होती है, कोई थिकनिंग या स्प्लिटिंग वो नहीं होती, जैसे अल्पोर्ट में होती है, वो चेंज इसमें नहीं आती, ठीक है, यूनिफॉर्मली थिन होती है। तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, बच्ची थी, मेचूरिया था, प्रोटीनुरिया 1+ वाला था। तो जीबीएम थिकनेस हैज़ टू बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू डायग्नोस, आपने मेजर करनी होती है, और ये थिकनेस 1/3 ऑफ नॉर्मल, और ये एज और जेंडर के हिसाब से इसकी वेरिएशन होती है, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। और एडल्ट में लेस देन 200 नैनोमीटर में हम इसको फिर डायग्नोज करते हैं एज थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। Some cases of Alport syndrome, especially in early stages, can have thin basement membranes. Case number 4, a 37 years old male came in OPD with a history of generalized body swelling and flank pain, no history of sore throat or cola colored urine. His lab investigation showed serum creatinine 1.4 milligram, serum albumin 2.5 gram per deciliter, ANA weak positive, Hep B and C negative, urine RE protein 3+, RBCs occasional.
अच्छा, इसमें क्लिनिकल सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीरम एल्ब्यूमिन लो है, प्रोटीन 3+ है, जनरल बॉडी स्वेलिंग है। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं बायसी में। ये एच एन ई स्टेन वैसे ऑफकोर्स हमारा स्टार्टर स्टेन होता है, लेकिन दिस इज़ यूजलेस रीनल पैथोलॉजी में, इतना यूज़फुल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पीएस और सिल्वर स्टेन्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें ग्लोम्स एच.एन.ई स्टेन पे कार्टेक्स है। अब दिस इज़ पीएस स्टेन, क्या पैथोलॉजी है? 3 ग्लोम्स है, तीनों एबनॉर्मल है, और ये प्रोसेस सेगमेंटल है, एज यू कैन सी सेगमेंटल। ये वाला पोर्शन ठीक है, ऊपर वाला, दिस इज द वेस्कुलर पोल, दिस इज द टिब्युलर पोल, ठीक है। यहाँ टिब्युलर पोल के करीब यहाँ पे ये दिस इज द रीजन। इस ग्लोम में 2/3 ऑफ ग्लोम इज इन्वॉल्व, यहाँ पे हाफ ऑफ द ग्लोम इज इन्वॉल्व, दिस पोर्शन इज एबनॉर्मल, ये अपर हाफ इज नॉर्मल, ठीक है। सेगमेंटल पैथोलॉजी है। और दिस इज आर्टरी विच इज़ अनरिमार्केबल, और थोड़ी सी बहुत ही माइल्ड अर्ली टिब्युलर एट्रोफी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन है सेगमेंटल। कमिंग टू द नेचर ऑफ द लीजन, ये पैथोलॉजी किस तरह की है जो हमने लेक्चर में पढ़ी, मुख्तलिफ किस्म के इसमें स्क्लेरोसिस है, ठीक है। थोड़े बहुत सेल्स भी हैं, लेकिन मोस्टली स्क्लेरोसिस है। सॉलिड मास बन रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज का ऑब्लिटरेशन हुआ है, मैट्रिक्स बढ़ा हुआ है, पिंक मटेरियल, दिस इज मेसेंजर मैट्रिक्स बढ़ा हुआ है, कैपिलरीज कोलैप्स होके इसके अंदर मर्ज हो गई, सॉलिडिफाइड मास है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? एडिजन फॉर्मेशन। नॉर्मली ग्लोम यहाँ पे तो कोई एडिजन नहीं है, लेकिन जहाँ स्कारिंग हो रही है, सेगमेंट स्क्लेरोसिस है, वहाँ पे वो अटैच हो जाता है बाउमेंस कैप्सूल के साथ। यहाँ पे भी एडिजन फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या पैटर्न बना? FHES। ये रिमेंबर, दिस इज नॉट ए डिजीज, FHES भी पैटर्न है। ऑफकोर्स डिजीज भी होती है, इडियोपैथिक FHES इज ए डिजीज, लेकिन उससे इडियोपैथिक डायग्नोज करने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना होता है। दिस लीजन कैन बी फाउंड इन एनी GN, जो प्रोग्रेस करती है, जो क्रॉनिक स्क्लेरोसिस की तरफ जाती है, तो ये स्टेज हर GN में आता है। तो आपको GN और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एक्सक्लूड करनी होती है, ठीक है। अगेन मीडियम पावर व्यू शोइंग स्क्लेरोसिस, इसमें कुछ सेल्स भी अभी आपको दिख रहे हैं जैसे, लेकिन जैसे लीजन प्रोग्रेस करेगा ये सेल्स भी डिसअपियर हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली ये पूरा फाइब्रस स्कार बन जाता है। स्क्लेरोसिस, अर्ली ट्यूबुलर एट्रोफी, ये और हाई पावर में ये NOS टाइप का है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट पोजीशन कहलाती है। यहाँ पे अगर होता तो पेरियालर कहलाता, यहाँ पे सिर्फ होता तो टिप लीजन कहलाता। ये लेकिन बीच के एरिया में है तो इंडिटर्मिनेट या NOS टाइप FHES। इसमें साथ में हाइलिनोसिस भी आप देखें, ये पिंक मटेरियल है जो है, दिस इज हाइलिनोसिस, स्क्लेरोसिस, एडिजन फॉर्मेशन, FHES। ये सिल्वर स्टेन पे अगेन स्क्लेरोसिस, एडिजन फॉर्मेशन। IMF पे IgM की आपको पॉजिटिविटी मिलेगी सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस इज नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग, ये पैथोजेनेटिकली इसका कोई रोल नहीं है डिजीज कराने में। ये स्क्लेरोज्ड एरियाज में IgM बिकॉज इट इज लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, वो ट्रैप हो जाता है, और साथ में आपको C3 भी सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में मिल सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक पॉजिटिविटी है। EM में बेसिकली आप देखिए कोलैप्स हुआ है, यहाँ पे सारे ये कैपिलरी वॉल्स कोलैप्स होके वो स्क्लेरोसिस वाला एरिया है। कुछ कैपिलरीज अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी सारी कोलैप्स हुई है। और EM, IMF ये बेसिकली एक्सक्लूड करते हैं अदर काजेस को। ये हाइलिनोसिस के एरिया है। हाइलिनोसिस जैसे मैंने बताया, हाइलिनोसिस रिप्रेजेंट्स एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंडोथीलियल डैमेज से प्लाज्मा प्रोटीन्स कैपिलरी वॉल में आके ट्रैप हो जाते हैं, तो वो हाइलिनोसिस के एरियाज की फॉर्म में दिखते हैं। ये पोडोसाइट की इंजरी यहाँ से देखें लिफ्ट हुआ है, और डिफ्यूज फ्यूजन ऑफ फुट प्रोसेस है, और इसमें ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है FHES में।
So the EM in idiopathic FSGS most often helps in ruling out other causes of segmental sclerosis. EM का ये रोल होता है. Podocyte injury is more severe in FSGS compared with MCD. ये हम already discuss कर चुके हैं. The extent of foot process fusion is important in distinguishing between primary and secondary FSGS. Primary में more than 80% foot process की fusion होती है, whereas in secondary FSGS less than 80% foot process की fusion होती है. ठीक है? Thank you. Case number 5, 60 years old male, nephrotic range proteinuria for 2 months, known hypertensive for 10 years, no history of joint pain, fever or rash. अच्छा, यहाँ पे तो सिंड्रोम का हमें पता है, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनिया 2 मंथ्स, एज है, हाइपरटेंशन भी है. ठीक है, तो लेट अस सी द बायोप्सी. क्या है डायग्नोसिस? एफएसजीएस. अच्छा, ये ग्लोबल स्क्लेरोसिस, इसका ग्लोबल स्क्लेरोसिस हो रहा है, इस्कीमिक वाला, और यहाँ पे इसमें सेगमेंटल रीजन है. और हाई पावर पे देखते हैं जी. आर्टरी इस लेवल पे ये वाली अनरिमार्केबल है, हो सकता है और कहीं वेस्कुलोपैथी हो, और ये दिस इज द रीजन. क्या है? स्क्लेरोसिस है. और हाइलर वाले एरिया, पेरी हाइलर लोकेशन में, और इसमें हाइलिनोसिस भी देखें ज़्यादा प्रोमिनेंट है. और हाई पावर पे देखते हैं, दिस इज हाइलिनोसिस. ठीक है, ये हाइलिनोसिस के एरिया है. वेस्कुलर पोल, ये टिब्यूलर पोल देखें, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ प्लाज्मल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. वेसल आर्टरीज अनरिमार्केबल इस लेवल पे. Still high power view, segmental sclerosis involving the vascular pole, hyalinosis, adhesion formation. ठीक है, ये segmental sclerosis. ये ischemic solidification, टफ्ट कोलैप्स कर गया है, और इंट्राग्लोमेरुलर इंट्राबॉबमेंस स्पेस फाइब्रोसिस, ये क्रॉनिक इस्कीमिक सॉलिडिफिकेशन को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो डेफिनेटली इस्कीमिक कोई इंजरी हो रही है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंसिव वेस्कुलोपैथी, उससे ग्लोम्स के अंदर ये चेंजेस आ रही है. और देयर सम ट्यूबुलर एट्रोफी, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, तो अब पैरेन्काइमा थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है. ठीक है, और दिस ग्लोम अपीयर्स अनरिमार्केबल माइनर चेंजेस. अच्छा, दिस इज द ईएम. अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फुट प्रोसेस यहाँ पे इंटैक्ट है सारे, यहाँ पे तो ऑब्लिटरेटेड है, लेकिन कहीं कहीं पे इंटैक्ट है. तो देयर्स इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ फुट प्रोसेसेस, जो कि सेकेंडरी एफएसजीएस में हमें मिलता है. ठीक है, इसमें हिस्ट्री भी है हाइपरटेंशन की, तो दिस इज सेकेंडरी एफएसजीएस. यहाँ पे देखिए इंटैक्ट है फुट प्रोसेसेस, यहाँ पे, और फ्यूज भी है, यहाँ पे बीच में बिल्कुल फ्यूज हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इंटैक्ट भी है. तो इन सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ एफएसजीएस फुट प्रोसेस फ्यूजन इज लेस देन 80%, और मोर देन 80% आपको प्राइमरी या आइडियोपैथिक एफएसजीएस से मिलता है. तो दिस इज सेकेंडरी एफएसजीएस, पेरी हाइलर वेरिएंट, सेकेंडरी मोस्ट प्रोबेबली टू हाइपरटेंशन. Case number 6, a 34-year-old female presented with intermittent gross hematuria. She had a history of renal disease in 3 brothers. Her laboratory workup showed serum creatinine 0.7 milligram per deciliter, serum albumin 3.8 gram per deciliter, spot protein to creatine ratio 0.7, urinary RBCs numerous, protein 2 plus, ANA negative, C3 1.2 gram per liter and C4 0.31 gram per liter. इसमें हेमेचूरिया की हिस्ट्री है. ठीक है, और प्रोटीनिया 2+ प्रोटीनिया, और एज थोड़ी ज़्यादा है, 34 ईयर है जी. पैरेन्काइमा आप देखें अब थोड़ा सा डिस्टर्ब है. यहाँ पे देखिए ट्यूबुलर एट्रोफी है, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है, और दीज आर फोम सेल्स. इंटरस्टिशियल में फोम सेल्स हैं, ये आइलैंड्स जो है फोम सेल्स के हैं, और ये ट्यूब्यूल्स एट्रोफिक ट्यूब्यूल्स हैं. ये ग्लोबली स्क्लेरोज शायद ग्लोम है, इनमें भी कुछ सेगमेंटल स्क्लेरोसिस हो रहा है. ठीक है, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस
अच्छा, सेगमेंट स्क्लेरोसिस भी इडियोपैथिक एफएजीएस में इट बिगिंस एट वेस्कुलर पोल। आप देखिए ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज द वेस्कुलर पोल, ये टिबुलर पोल है, यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट स्क्लेरोसिस, यहाँ पे भी सेगमेंट स्क्लेरोसिस, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, पेरेन्कामा हेल्दी नहीं दिख रहा, पेरेन्कामा डैमेज है, और ये फोम सेल्स, शीट्स ऑफ फोम सेल्स इन द इंटरस्टिशियम, शीट्स ऑफ फोम सेल्स इन द इंटरस्टिशियम, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी भी है। ठीक है, तो इसमें क्या सोचना चाहिए? ये अगेन फोम सेल्स, हाई पावर फोम सेल्स, इंटरस्टिशियल फोम सेल्स, क्या सोचना चाहिए? ये पीएस स्टेन, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, एडिजन फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एडिजन हो रही है, यहाँ पे भी एडिजन, थोड़ा सा स्क्लेरोसिस, बिगिनिंग ऑफ स्क्लेरोसिस, ट्यूबुलर ट्रॉफी, ये ईएम, आईएमएफ कंप्लीटली नेगेटिव था ईएम पे। ये क्या हो रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन? स्प्लिटिंग हो रही है, ये देखें, दो दो तीन तीन लेमिनी दिख रहे हैं, नॉर्मली तो एक बैंड की शक्ल में होती है, लेमिना डेंसा, सिंगल बैंड, डार्कली स्टेन्ड, यूनिफॉर्म बैंड, यूनिफॉर्म थिकनेस, यहाँ पे देखें कहीं थिन हो रही है, कहीं थिक स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, और हाई पावर पे देखते हैं, देयर इज आल्सो फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेसेस। फ्यूजन तो आपको किसी भी प्रोटीन्यूरिक कंडीशन में मिल सकती है, लेकिन मेन एबनॉर्मलिटी इज इन द जीबीएम इटसेल्फ। और हाई पावर में आप देखिए, ये देखिए स्प्लिटिंग, लेमिलेशन, मल्टीपल लेमिली बन रही है, यहाँ पे थिकनिंग, कहीं थिन हो रही है, कहीं यहाँ पे थिकनिंग, इरेगुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस इज अल्पोर्ट सिंड्रोम। फैमिली हिस्ट्री भी है, फीमेल्स में हो सकता है, ठीक है, क्लासिकली ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अल्पोर्ट सिंड्रोम कैन आल्सो इन्वॉल्व फीमेल्स। अब यहाँ पे देखें, ये रिलेटिवली स्पेयर्ड है। अच्छा, एट बर्थ इट कैन बी नॉर्मल, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस, हीमोडायनामिक स्ट्रेस पड़ता है, तो जीबीएम के अंदर अल्ट्रेशंस, वो जो चेन्स जो एम्ब्रियनिक वाली रिप्लेस होती हैं एडल्ट वाली से, तो वो नहीं हो पाती, डिफेक्टिव होती हैं, तो इसलिए फिर चेंजेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। ये वाला पोर्शन देखें थोड़ा सा स्पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये चेंजेस, इरेगुलर थिकनिंग, थिनिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेसेस, अल्पोर्ट सिंड्रोम। तो जीबीएम में बी नॉर्मल ड्यूरिंग द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज। बचपन में अगर बायसी की जाए तो उसमें आपको वो फुल ब्लोन चेंजेस नहीं मिलती। ये तो 34 ईयर की खातून है और काफ़ी क्रॉनिक डैमेज अब इसमें शुरू हो चुका है। इन सम केसेस डिफ्यूज थिनिंग ऑफ जीबीएम इज द ओनली एबनॉर्मलिटी, ये भी जहन में रखना चाहिए, उसमें आपको स्प्लिटिंग थिकनिंग नहीं मिलती। इन डाउटफुल केसेस आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फॉर कोलेजन चेंज करके कंफर्म कर सकते हैं, या जेनेटिक स्टडीज से आप कर सकते हैं। ठीक है, Case number 7, 32 years old male patient, smoker, came in OPD with history of fever followed by generalized body swelling for 2 months. His lab investigation showed serum creatinine 1.2 milligram per deciliter, serum albumin 2.8, urinary protein 2 plus, RBCs 1 plus, serology unremarkable. जी, एनी कमेंट्स? पेरेन्कामा में कुछ चेंजेस हैं या अनरिमार्केबल चेंजेस हैं? यहाँ पे देखें, ये दिस इज इन्फ्लेमेटरी एडिमा, इन्फ्लेमेशन, थोड़ी सी ट्यूबुलर ट्रॉफी। ठीक है, ग्लोम्स अभी इस पावर पे दे अपीयर अनरिमार्केबल, दिस इज लो पावर, एडिक्वेट बायसी, 2 कोर्स, वेसल्स ठीक हैं, ये आर्टरी आई है, ये आर्टरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है, ट्यूबुलर ट्रॉफी के पैचेस हैं। ये अगेन मीडियम पावर व्यू शोइंग इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अब पेरेन्कामा इज गेटिंग वर्स, लेकिन ग्लोम्स में कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी इस लेवल पे नज़र नहीं आ रही। दिस इज हाई पावर व्यू। अब थोड़ा आइडिया हो सकता है ग्लोम में क्या एबनॉर्मलिटी, थोड़ी सी माइल्ड सी मिजेंजियल सेल्स की प्रोमिनेंस है, 3-3, 4-4 सेल्स पड़े हुए इस ग्लोम को देखिए, और हाई पावर पे देखते हैं। अब बताएं,
ये कैपिलरी लूप्स को क्या हो गया, राउंडेड हो गए। नॉर्मली मैंने आपको बताया लैक्स होते हैं, रिजेंडेंट होते हैं, थोड़े से लैक्स होते हैं। तो जीबी अगर इस तरह परफेक्ट राउंडिंग हो जाए तो उसका मतलब है ये जीबीएम के अंदर कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस जीएन, मेम्ब्रेनस जीएन में ये कैपिलरी वॉल्स बिकम टॉट, राउंडेड कंटूर हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रेन देखेंगे, ये पीएस स्ट्रेन है, इसमें भी आप देखिए राउंडिंग हो रही है, कोई कोई अभी भी अंडुलेटिंग है लेकिन मोस्टली राउंडिंग हो रही है। ये देखिए सिल्वर स्ट्रेन, कैन यू अप्रिशिएट स्पाइक्स, ये देखिए यहाँ पे स्पाइक्स, मेम्ब्रेनस जीएन यहाँ पे हाई पावर में ये स्पाइक्स, ये आईजीजी ग्रेन्युलर पॉजिटिविटी, ब्राइट ग्रेन्युलर पॉजिटिविटी अलॉन्ग कैपिलरी वॉल्स। आप आईएमएफ पे डेफिनेट लोकेशन नहीं बता सकते डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं, एक्चुअली ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन फ्रॉम ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ईएम, उसके लिए आपको ईएम चाहिए होगा। ये C3 इडियोपैथिक वाले में आपको आईजीजी और C3 मिलते हैं। अगर फुल हाउस आया जाए तो क्या कहेंगे, इस मेम्ब्रेनस को क्या कहेंगे, ल्यूपस क्लास 5, ठीक है। तो ये ईएम डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स। अच्छा, ये बीच में जो ये वाला मटेरियल है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल इन बिटवीन द, दिस इज द बेसिकली रिएक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन टू दीज डिपॉजिट्स, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रिएक्ट करती है, मेसेंजियम भी रिएक्ट करता है, और ऑल सेल्स वो ग्लोम के रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये सब एपिथेलियल लोकेशन में डिपॉजिट्स, दिस इज द ओरिजिनल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वही, ये स्पाइक्स। अच्छा, स्पाइक्स वाला मटेरियल बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला ही मटेरियल, बिकॉज दिस इज एक्सटेंशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आगे जाके आपस में मिल जाएंगे, फिर स्टेज 3 मेम्ब्रेनस बन जाता है, डिपॉजिट्स बिकम इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है। और देयर इज फ्यूजन ऑफ फुटपॉसिस, ये तो ल्यूमेन है, तो ये स्टेज 2 मेम्ब्रेनस है। ये may help in differentiating primary from some secondary forms of membranous nephropathy। जैसे अगर ल्यूपस होता तो आपको डिपॉजिट्स और जगहों पे भी मिलते, मेसेंजियम भी मिलते, सब एपिथेलियल, सब एंडोथेलियल, सब लोकेशन में मिलते। तो आईएमएफ भी हेल्प कर सकता है, ईएम भी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेम्ब्रेनस में फिर क्लिनिशियन को देखना होता है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग काज, इज इट प्राइमरी और इज इट सेकेंडरी। अब जैसे सीरम एंटी PLA2R, उससे भी हेल्प मिल जाती है। मेसेंजियल डिपॉजिट्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन सेकेंडरी, फॉर एग्जांपल ल्यूपस नेफ्राइटिस, और रेटिकुलर एग्रीगेट्स, फुल हाउस स्टेनिंग पैटर्न सजेस्ट मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस। Case number 8. 16 years old female presented with complaint of bilateral pedal edema and hematuria for 1 month. No history of hypertension or renal stones. Her lab investigation showed serum creatinine 0.8 milligram per deciliter, urine RE protein 2+, RBCs 2+, serology unremarkable. जी, एनी आइडियाज? मेसेंजियल पॉलिफेशन, ठीक है ना, मेसेंजियम की एरियाज प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। वेसल इज अनरिमार्केबल, ट्यूब्यूल्स आर आल्सो अनरिमार्केबल, बैक टू बैक हैं। मेसेंजियल पॉलिफेशन, ये देखिए यहाँ पे सेगमेंटल है, कोई सेगमेंट्स में नहीं है, कहीं किसी सेगमेंट में यहाँ पे मेसेंजियल पॉलिफेशन है, यहाँ पे नहीं है, सेगमेंटल मेसेंजियल पॉलिफेशन। ये भी HNE स्ट्रेन, HNE इतना यूजफुल नहीं होता, ये और हाई पावर में मेसेंजियल पॉलिफेशन, बाकी ये वाला लोब्यूल और यहाँ पे ये लोब्यूल, इस लोब्यूल, दिस इज द वेस्कुलर पोर, ठीक है, मेसेंजियल पॉलिफेशन। ये सिल्वर स्टेन, मेसेंजियल पॉलिफेशन। सिल्वर स्टेन सेलुलरिटी देखने के लिए यूजलेस है,
उसमें आप मिजेंजियल मैट्रिक्स देख सकते हैं, स्पाइक्स देख सकते हैं, लेकिन सेल्स का नहीं पता चलता। न्यूक्लिया इसमें कंसील हो जाते हैं। मिजेंजियल पॉलीफेटिव, अगेन वो सिल्वर स्टेन है। IMF, अब डायग्नोसिस IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। इसका IgA नेफ्रोपैथी इज डायग्नोसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, या EM पे भी आप कर सकते हैं और IMF पे भी कर सकते हैं। और EM पे आपको इस तरह के डिपॉजिट्स, ये पैरा मिजेंजियल लोकेशन में, मिजेंजियल लोकेशन में ये डिपॉजिट्स बड़े बड़े, लेकिन सब एपिथेलियल सब एंडोथेलियल लोकेशन में नहीं है। ये कैपिलरी वॉल्स में बिल्कुल ठीक है, मिजेंजियम के अंदर ही पैथोलॉजी है। दैट इज़ वाई देयर इज मिजेंजियल पॉलीफेशन, उसी कंपार्टमेंट का रिएक्शन आता है फिल्म के अंदर, ठीक है। Case number 9, a 13 years old female presented with complaints of fever for 4 days followed by decreased urine output. Laboratory workup showed serum creatinine 1.52 milligram per deciliter, urine RE protein 2+, RBCs 2+. अच्छा, इसमें क्या क्लिनिकल सिंड्रोम क्या बन सकता है? नेफ्रेटिक सिंड्रोम, बिकॉज देयर हेमेटूरिया एज वेल एज प्रोटीनूरिया, और सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। हाइपरटेंशन का जिक्र नहीं है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। GFR, इसका मतलब GFR कम हुआ है, ठीक है। 13 ईयर ओल्ड फीमेल, दिस इज वेरी लो पावर, ऑफ कोर्स 2 कोर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुला कैन बी सीन। वो और अब बताएं ग्लोम्स में क्या एबनॉर्मलिटी? पॉलीफेटिव, नॉन पॉलीफेटिव लीजन, पॉलीफेटिव एंडोकेपिलरी या एक्स्ट्रा कैपिलरी? एंडोकेपिलरी, ठीक है। दिस इज हाई पावर। अब इस वाले पे फोकस करें, एंडोकेपिलरी पॉलीफेशन। एक्स्ट्रा कैपिलरी होती तो यहाँ पे होती, बॉबमेंस स्पेस में होती, ठीक है। एंडोकेपिलरी पॉलीफेशन और हाई पावर में देखते हैं। कैपिलरी ल्यूमिना इसमें इंटैक्ट है या ऑब्लिटरेटेड? क्यों ऑब्लिटरेटेड है? व्हाट इज द रीजन? न्यूट्रोफिल्स हैं ल्यूमिना के अंदर। ये वाले सेल्स मल्टी लोब न्यूक्लियाई वाले, ये दीज आर ऑल न्यूट्रोफिल्स। ये कैपिलरी ल्यूमिना ऑब्लिटरेट इसलिए हुए हैं कि देयर इज एक्सुडेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स विद इन द कैपिलरी ल्यूमिना। और मैंने आपको बताया था किडनी में इवन अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको ल्यूमेन में, कैपिलरी के ल्यूमेन में मिलें तो भी हम उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे ग्राफ्ट में पेरिट्यूबुलर कैपिलराइटिस है, ग्लोमेरुलाइटिस है, वो ल्यूमेन में होते हैं, वो इंटरस्टिशियम में आपको नहीं मिलते। लेकिन बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो ब्लड वेसल से एक्स्ट्रावर्जेट होना चाहिए, ठीक है। तो एंडोकेपिलरी पॉलीफेटिव एक्सुडेटिव जीएन। अब इसमें साथ में मिजेंजियल सेल्स की पॉलीफेशन होती है, थोड़ी सी एंडोथेलियल सेल की स्वेलिंग होती है, इसलिए कैपिलरी ल्यूमिना ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये PS स्टेन अगेन शोइंग अक्लूजन ऑफ कैपिलरी ल्यूमिना, और मोस्टली वो न्यूट्रोफिल्स है। ये IMF है, IgG। ये लंपी बप्पी पॉजिटिविटी, लंपी बप्पी पॉजिटिविटी ऑफ IgG, ठीक है। और EM पे ये क्या स्ट्रक्चर्स कहलाते? हम्प्स कहलाते, सब एपिथेलियल हम्प्स। ये दिस इज द GBM। कॉन्वेक्स साइड पे जो एपिथेलियल साइड है, कॉन्वेक्स साइड है, सब एपिथेलियल लोकेशन में हम्प्स। ये क्लासिक इसका ये अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर है, ये भी हम्प्स है, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत मिजेंजियम में भी आपको डिपॉजिट्स मिल सकते हैं, थोड़े बहुत सब एंडोथेलियल लोकेशन में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये टिपिकल FAGS जो बच्चों में होता है, टिपिकल पोस्ट इन्फेक्शियस GN, उसमें आपको सब एपिथेलियल ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगेन हम्प्स। और यही आपको IMF पे बम्पी जो बड़े बड़े ब्लॉब्स नज़र आते हैं, वो ये उसका काउंटर पार्ट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल काउंटर पार्ट ऑफ दोज बम्प्स। PIGN is an acute, short-lived and self-limited immune complex mediated disorder, particular children में। एडल्ट्स में एटिपिकल भी हो सकता है, एटिपिकल PIGN होता है, उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये क्लासिकल इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसऑर्डर है। वन शॉट ऑफ इम्यून डैमेज होता है और वो फिर मोस्टली रिकवर कर जाता है। इट हैज़ टू बी ऑफ कोर्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम C3GN, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में आपको C3 की डोमिनेंस मिल सकती है। इसमें जब
रिजॉल्व होता है तो सबसे पहले ये IgG डिसअपियर होता है। C3 कैन परसिस्ट, ये थोड़े अरसे के लिए परसिस्ट करता है। तो अगर बायसी आपने लेट करी तो उसमें आपको C3 डोमिनेंट GN मिल सकता है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम C3 GN। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस GN में न्यूमरस सब एपिथेलियल हम्प्स मिलेंगे, फ्यू मेसेंजियल एंड सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स आपको मिल सकते हैं। एटिपिकल पोस्ट इन्फेक्शियस में न्यूमरस सब एपिथेलियल हम्प्स लेकिन मैनी मेसेंजियल एंड सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स एंड आर इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट की एबनॉर्मलिटीज अंडरलाइंग होती हैं, तो इसमें थोड़ा अल्टरनेटिव पाथवे का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव पाथवे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं और ये मोस्टली रिजॉल्व करता है। C3 GN में ऑफ कोर्स मैनी मेसेंजियल और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स, लेकिन इसमें हम्प्स ओकेजनल आपको हम्प्स मिल सकते हैं। तो ये DD में इवन ऑन EM भी DD में आता है, ये C3 GN PIGN के साथ। Case number 10, a 13 years old male presented with complaints of generalized body swelling and hypertension for 3 months. Laboratory workup showed serum creatinine 1.4 milligram per deciliter, serum albumin 3.8 gram per deciliter, ANA negative, C3 and C4 are low. अच्छा बताएं, 2 बायसिस, कार्टेक्स, गुड नंबर ऑफ ग्लोमेरुला, ये इस पावर पे तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। अब बताएं, पॉलीफेटिव नॉन पॉलीफेटिव, एंडोकेपिलरी एक्स्ट्रा कैपिलरी, ये अगर अप्रोच आप अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई गलती नहीं कर पाएंगे। इस तरह आप केस को अप्रोच करेंगे तो एंडोकेपिलरी पॉलीफेशन है, और अगर एक्स्ट्रा कैपिलरी होती तो यहाँ पे होती, बाउमेंस स्पेस इज इंटैक्ट। ठीक है, एंडोकेपिलरी पॉलीफेशन। अच्छा, कैपिलरी ल्यूमिना कैसे है, इंटैक्ट है या ऑब्लिटरेटेड? ऑब्लिटरेटेड। तो 2 ही डिजीज़ हैं जिनमें मोस्टली ऑब्लिटरेट होते हैं, एक वो PIGN, उसमें न्यूट्रोफिल से ऑब्लिटरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समथिंग एल्स इज हैपनिंग। क्या होता है इसमें? ऑब्लिटरेट मोस्टली, कहीं कहीं न्यूट्रोफिल्स इसमें भी है, इक्का दुक्का न्यूट्रोफिल्स हैं, ये भी न्यूट्रोफिल पड़ा हुआ है, मोस्टली ऑब्लिटरेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये PS स्टेन है, यहाँ पे इंजरी कहाँ पे हो रही है? इट इज अकरिंग नॉट ओनली इन द मेसेंजियम बट आल्सो इन द सब एंडोथेलियल स्पेस। ये डिपॉजिट्स जो है अब मेसेंजियम से माइग्रेट करके सब एंडोथेलियल स्पेस में चले गए, वहाँ से जब रिएक्शन आता है कैपिलरी का तो आपको ये वाला पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पे बैटल फ्रंट जो है उस 2 जगहों को इन्वॉल्व कर रहा है, एक मेसेंजियम को और कैपिलरी वॉल्स को। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेसेंजियो कैपिलरी। कैपिलरीज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिटरेशन ऑफ कैपिलरी ल्यूमिना। इसमें कैपिलरी वॉल्स की थिकनिंग हो जाती है, रीडुप्लीकेशन हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स डबल बनती है, एक तो ओरिजिनल होती है, एक नई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। डिपॉजिट्स और मेसेंजियल सेल्स के प्रोसेसेस भी उनकी इंटरपोजिशनिंग होती है। तो इस सारे प्रोसेस से आपको कैपिलरी ल्यूमिना ऑब्लिटरेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ट्राम ट्रैक वाली अपीयरेंस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द ओरिजिनल बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूली फाउंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैपिलरीज में इस तरह है, लेकिन अगर कुछ जैसे ये देखिए यहाँ पे ये कैपिलरी उस तरह वाल थिकन नहीं है, तो इसको आप फोकल सेगमेंटल एपीजीएन भी कह सकते हैं, वो भी एक इसका पैटर्न है, मॉर्फोलॉजिक वेरिएंट है, लेकिन ये क्लासिक में फिट होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैपिलरी ल्यूमिना आर ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, ये IMF में IgG। अब यहाँ पे देखें कैपिलरी वॉल्स में भी पॉजिटिविटी है और साथ मेसेंजियम में भी है। बोथ डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बोथ लोकेशंस, कैपिलरी वॉल में भी और मेसेंजियम में भी, और तो रिस्पांस भी दोनों कंपार्टमेंट्स का है, मेसेंजियो कैपिलरी जीएन में, जिसको क्लिनिकली मेम्ब्रेनो पॉलीफेटिव पैटर्न कहते हैं। ऑन EM ये कौन सा टाइप होगा? डिपॉजिट्स इसमें हैं, दिख रहे हैं, किस लोकेशन में?
सब एंडोथीलियल लोकेशन में ये डिपॉजिट्स है। दिस इज द GBL, ठीक है, ये एंडोथीलियल साइड है, ल्यूमेन एब्लिटेट हो गया इनफेक्ट। ये फुट पासेस हैं, मोस्टली फ्यूज हैं, कहीं कहीं थोड़े इंटेक्ट भी हैं, लेकिन सारा एंडोकैपिलरी कंपार्टमेंट में फिनोमिना चल रहा है। तो ये डिपॉजिट्स हैं। तो ये क्लासिक जो हमारी क्लासिफिकेशन होती थी बेस्ड ऑन EM, उस हिसाब से ये टाइप 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टाइप 1, ठीक है, MPGM, सेम डिपॉजिट्स इन द सब एंडोथीलियल लोकेशन, यहाँ पे और मिजेंजियम में भी साथ मिलती है। तो ये अगेन इट इज़ नॉट अ डिजीज़, ठीक है, इसके भी बहुत सारे डिजीज़ में ये पैटर्न आपको मिल सकता है। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ इंजरी जिसमें डैमेज होता है मिजेंजियम में एज वेल एज इन द सब एंडोथीलियल या प्रॉक्सिमल लेयर ऑफ द कैपिलरी वॉल, सब एंडोथीलियल लोकेशन में। तो ऑफकोर्स इडियोपैथिक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सेकेंडरी बहुत सारे डिजीज में BC, पोस्ट इन्फेक्शन GN, क्रायोग्लोबुलिनिक GN, ल्यूपस, ये सारे किसी में भी आपको ये पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और अब इसकी क्लासिफिकेशन जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन, इम्यूनोपैथोलॉजी क्लासिफिकेशन, वो आजकल बहुत यूज़ होती है। ये एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो इसमें क्लासिक का जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, नोडुलर भी एडवांस केसेस में नोडुलर भी हो जाता है, और एक्सुडेटिव आपको न्यूट्रोफिल्स भी मिल सकते हैं, फोकल सेगमेंटल का मैंने आपको बताया, और MCGN विथ मैसिव डिपॉजिट्स, ये एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न है MPGN का, जो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज़ में पाया जाता है। तो इसको डायग्नोज करना बड़ा यू शुड डायग्नोज। और क्रिसेंट्रिक, इसमें क्रिसेंट्रिक भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लासिफिकेशन होती है, इसमें या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होगा या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होगा। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स नेगेटिव होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आप देखें, कॉम्प्लीमेंट इम्यून कॉम्प्लेक्स तो डैमेज करवाते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अलोन कैन आल्सो डैमेज द ग्लोमेरुला, उसी एक्सटेंट का डैमेज करवा सकता है जो इम्यून कॉम्प्लेक्स करवा सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वाला आजकल बहुत हार्ड टॉपिक है, इस पर बहुत स्टडीज हो रही है, ठीक है। Case number 11, a 25 years old male presented with complaints of generalized body swelling for 3 months. Laboratory workup showed serum creatinine 1.64 milligram per deciliter, protein to creatinine ratio 820.54, serum albumin 3.3 gram per deciliter, ANA negative, C3 C4 low. ये दो कोर्स हैं, वन इज मेडुलरी, ठीक है, ये मेडुला है, दिस इज कॉर्टेक्स, ग्लोम्स भी हैं, सम ऑफ देम अपीयर ग्लोबली स्क्लेरोस। ये वही PA सिस्टेन है। इसमें आप देखें वाल्स, आर्टरीज की वाल्स काफ़ी थिकेंड है, ल्यूमेन अभी भी पैटर्न है, लेकिन वाल्स काफ़ी थिकेंड है। और हाई पावर भी देखते हैं, क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या एबनॉर्मलिटी, और हाई पावर पे देखते हैं। ये क्या हो रहा है, मिजेंजियल पॉलिफेशन, ठीक है। कैपिलरी वाल्स तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैपिलरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिलरी वाल्स की कैपिलरी ल्यूमिना का एब्लिटेशन है, लेकिन मोस्टली कैपिलरी वाल्स आर इंटैक्ट, ठीक है। मोस्टली मिजेंजियम की पॉलिफेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। Again, silver stain, mesangial proliferation. ये C3, ये deposits. Rest of the immunofluorescence panel, IgG trace था in similar distribution to that of C3, rest negative. अब diagnosis, C3 क्या टर्म यूज करनी चाहिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोपैथी, ग्लोमेरुलोपैथी टर्म यूज करनी चाहिए, क्योंकि C3GN और डेंस डिपॉजिट डिजीज ये दोनों ग्लोमेरुलोपैथी के टाइप्स हैं, और वो डिफरेंशिएट आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EM, ठीक है।
ग्लोमेरुलोपैथी इज एन अम्ब्रेला टर्म, वो टर्म यूज करनी चाहिए। या आप इसको C3 डोमिनेंट जीएन, C3 डोमिनेंट जीएन भी कह सकते हैं। ये पोस्ट इन्फेक्शस भी हो सकता है, रिजॉल्विंग फेज वाला। तो आइडियली स्पीकिंग इसको C3 डोमिनेंट जीएन बोलना चाहिए, फिर मजीद वर्कअप करना चाहिए। दिस इज EM। अब क्या बना? डेंस डिपॉजिट डिजीज। ये डिपॉजिट देखिए, इंट्रा मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप, ये मेम्ब्रेन के अंदर है। नॉर्मल GBM ये है, जैसे यहाँ पे आ रही है ये, फिर यहाँ पे ये डिपॉजिट्स थोड़े से हैं, ये डिपॉजिट्स, ये नॉर्मल GBM, यहाँ पे ये डिपॉजिट्स, इंट्रा मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स, और अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ GBM मिलती है। ठीक है, तो डेंस डिपॉजिट डिजीज, इसको पहले हम टाइप 2 MPGN कहते थे, अब ये डेंस डिपॉजिट डिजीज इज अ टाइप ऑफ C3 ग्लोमेरुलोपैथी। ये वही डेंस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो C3 ग्लोमेरुलोपैथी ये अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट C3 डिपॉजिट्स, या सोल हो या अकेला हो। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में C3 वाज द सोल इम्यून रिएक्टेंट दैट वाज पॉजिटिव ऑन IMF, ठीक है। या तो सोल हो, या अगर और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं तो उनसे 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर IgG 1+ है और ये 3+ है तो ये C3 ग्लोमेरुलोपैथी में आएगा, ठीक है। डोमिनेंट C3 डिपॉजिट्स इन द ग्लोमेरुलाई विथ मिनिमल और नो इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट्स ऑन IF और IFC। C3G इज एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मलिटीज, इसकी पैथोजेनेसिस में वही कॉम्प्लीमेंट के अल्टरनेटिव पाथवे की एबनॉर्मलिटीज है, वो बहुत एक्सेसिव उसकी स्टिमुलेशन हो रही होती है। C3G is further categorized as dense deposit disease or C3GN. C3 glomerulonephritis is a subtype of C3 glomerulopathy. C3G टर्म यूज होती है ग्लोमेरुलोपैथी के लिए, और GN उसका एक सब टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ EM फाइंडिंग्स। अच्छा, इसमें पैटर्न ऑफ इंजरी कोई सा भी हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देयर वाज मेसेंजर पॉलिफेशन, लेकिन ये मेसेंजो कैपिलरी भी हो सकता है, क्रीसेंटिक भी हो सकता है, स्क्लेरोजिंग भी हो सकता है। अर्ली स्टेज में इवन माइनर चेंजेस भी आपको मिल सकती है, तो कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। नेकोटाइजिंग भी हो सकता है। तो ये अम्ब्रेला टर्म है, C3 इज एन अम्ब्रेला टर्म। उसके अंदर ये 2 टाइप्स आते हैं, डेंस डिपॉजिट और C3GN, एंड दिस डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ EM, नॉट ऑन IMF। IMF पे आप नहीं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते। अच्छा, C3G इज ए बायोप्सी डायग्नोसिस। ऑफकोर्स मेजॉरिटी ऑफ GN जितने भी हमने बायोप्सी डायग्नोसिस, क्लिनिकली आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन you cannot make diagnosis of GN on clinical grounds. More specifically, it is an IF diagnosis. IgA भी IF diagnosis है, ये भी IF का diagnosis है immunofluorescence पे। सोल और डोमिनेंट C3 स्टेनिंग होती है with minimal or no immunoglobulin deposits on IF or ISC. Dominant is defined as C3 intensity 2 orders of magnitude more than any other immune reactants on scale of 0 to 3. मिसाल के तौर पे आप देखें, ये तो है सोल, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं है, C1q भी नेगेटिव है, कापा लेमडा भी नेगेटिव है, C3 ये सोल रिएक्टेंट जब होगा तो इस तरह नजर आएगा। ये IgG नेगेटिव है, या ट्रेस आप कह सकते हैं, C3 ये डोमिनेंट है, ठीक है। दिस इज आल्सो 1+ IgG, और ये 3+ C3, ये भी C3 में आ जाएगा, C3 ग्लोमेरुलोपैथी। Case number 12, a 24 years old female presented with complaints of pedal edema and joint pain for 2 months, shortness of breath and decreased urine output for 15 days. Laboratory workup showed serum creatinine 1.79 milligram per deciliter, serum albumin 3.6 gram per deciliter, protein to creatinine ratio 2.106 milligram, ANA positive, anti-DS DNA positive, APLOP negative, C3 and C4 are low. ये बायोप्सी देखिए, पैरेन्काइमा देखिए, ग्लोम्स भी एबनॉर्मल हैं, हाइपरसेलुलर हैं, बड़े बड़े हैं, हाइपरसेलुलर, एंड पैरेन्काइमा इज आल्सो
इन्फ्लेम्ड, ठीक है, यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है। HNE स्टेन, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, ग्लोम्स भी एबनॉर्मल है। पॉलीफेटिव नॉन पॉलीफेटिव लिए, पॉलीफेटिव, ठीक है। अब ये वाला ग्लोम देखें और ये वाला देखें, इनमें कोई फ़र्क है या एक जैसे है? क्या फ़र्क है? इस ग्लोम को दोनों में पॉलीफेशन है, एंडोकेपलरी एक्स्ट्रा कैपलरी, एंडोकेपलरी, ठीक है, दोनों में पॉलीफेशन। ज़्यादा इसमें है या इसमें? ज़्यादा सेलुलरिटी इसमें दिख रही है। यहाँ पे फ्लोरिड रिस्पांस आ रहा है ग्लोम का, यहाँ पे रिस्पांस है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देयर इज समथिंग एल्स। लेट अस सी एट हाई पावर, ये देखिए क्या है, ये डिपॉजिट्स हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स हैं, मैसिव डिपॉजिट, MCGN पैटर्न विथ मैसिव डिपॉजिट्स हमने बताया था ना, वो ये वाला है। इसमें दीज आर ऑल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स। इस केस में आपको IMF EM करने की ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट्स लाइट माइक्रोस्कोपी पे नज़र आ रहे हैं, इतने मैसिव अमाउंट में वो डिपॉजिट हुए हैं कि दे आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। दीज आर इम्यून डिपॉजिट्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स। जब ये ल्यूमेन में दिखें और ओवल शेप के हों तो इनको हम हाइलैंड थ्रोम्बाई कहते हैं, लेकिन जब ये कैपिलरी वॉल के साथ हों, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, बैंड लाइक फॉर्म में हों, ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे है, GBM के इनर साइड पे हों, बैंड लाइक फॉर्म में हों, तो उनको हम वायर लूप्स कहते हैं। वायर लूप्स और हाइलैंड थ्रोम्बाई में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क है। अगर कैपिलरी के ल्यूमेन में है तो वो हाइलैंड थ्रोम्बाई, अगर कैपिलरी की वॉल के अलॉन्ग है देन दे आर कॉल्ड वायर लूप्स, ठीक है। तो ये पैटर्न अब क्या, अब वो ग्लोम जिसमें ये मैसिव डिपॉजिट्स हैं वहाँ पॉलीफेशन एक्चुअली कम हो रही है, इसलिए कि वो लिटरली इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, द ग्लोम बिकम्स स्टन्ड। इतने डिपॉजिट्स आते हैं कि वो परेशान हो जाता है, वो रिस्पांस फिर उस तरह माउंट नहीं करता। लेकिन जिसके अंदर डिपॉजिट्स रिलेटिवली कम थे उसका रिस्पांस आप देखें कितना फ्लोरल सेलुलर रिस्पांस है। ये वाले डिपॉजिट्स यहाँ पे भी होंगे लेकिन मैसिव अमाउंट्स में इस ग्लोम के अंदर नहीं है, इसमें IMF EM में नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैसिव डिपॉजिट्स हैं तो इस ग्लोम का रिस्पांस उस तरह नहीं आया। तो MCGN विथ मैसिव डिपॉजिट्स, ये भी सिल्वर स्टेन पे हाइलैंड थ्रोम्बाई वायर लूप लीजन्स, ये PS पे हाइलैंड थ्रोम्बाई वायर लूप लीजन्स। यहाँ पे आपको क्रिसेंट भी दिख रहा है, एक्स्ट्रा कैपिलरी पॉलीफेशन। जब भी मिक्स्ड पैटर्न कोई हो, एंडोकैपिलरी एक्स्ट्रा कैपिलरी पॉलीफेशन, ऑलवेज थिंक ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है। उसमें सिस्टमिक डिजीज में आपको मल्टीपल पैटर्न्स मिल सकते हैं, तो इसमें बहुत एंडोकैपिलरी एज वेल एज एक्स्ट्रा कैपिलरी पॉलीफेशन आपको मिल रही है, ठीक है। IMF पे आप देखें इस तरह के रिबन लाइक ये बैंड, ये वायर लूप वाले हैं, ये हाइलैंड थ्रोम्बाई, बड़े बड़े डिपॉजिट्स, हाइलैंड थ्रोम्बाई वायर लूप्स, ये IMF पे इस तरह का पैटर्न मिलेगा आपको। ये C3 के डिपॉजिट्स, रेस्ट ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैनल सेम एज IgG C3, तो ये ल्यूपस बन जाएगा। और anti-DS-DNA भी था पॉजिटिव, इसका कॉम्प्लीमेंट भी लो थे, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड GN ल्यूपस नेफ्राइटिस। और EM पे आप देखें मैसिव डिपॉजिट्स, यहाँ पे सब एंडोथेलियल लोकेशन में, मेसेंजियम में, सब जगह पे ये स्ट्रक्चरल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, थब प्रिंट साइन, ठीक है। ये ट्यूबुलर रेटिकुलर, ये भी बॉडीज आपको मिल सकती हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस में, क्रायो में भी मिल सकती है। Case number 13, 46 years old male patient known case of hypertension referred from GP for her nephrology opinion regarding incidental finding of proteinuria and deranged renal functions. No history of body swelling or pedal edema. He had past history of tuberculosis 9 years back and completed ATT. Lab investigation showed urine RE protein 2+, serum creatinine 2.3 milligram per deciliter, have BC negative, serology unremarkable. ये तो
इस पावर पे अप्रिशिएट कोई पैथोलॉजी नहीं हो रही. लेट अस मूव टू हाई पावर. मीडियम पावर है, 2 ग्लोम्स दिख रहे हैं. क्या एबनॉर्मलिटी है? डिपॉजिशन डिसऑर्डर है. ठीक है, कोई डिपॉजिशन डिसऑर्डर है. वो कहाँ पे डिपॉजिट्स हैं? मिजेंजियम के अंदर, हाई पावर में. सेल्स हैं इसमें, ये सेल्यूलर मटेरियल है, मोस्टली मिजेंजियम के अंदर है. और कैपिलरी वाल को भी ऐसा नहीं है, कैपिलरी वाल में भी कहीं कहीं इन्वॉल्व करता है. और अल्टीमेटली जब ग्लोबल स्क्लेरोसिस होगा तो कैपिलरी वाल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है. लेकिन टू बिगिन विथ ये मिजेंजियम में डिपॉजिट होता है. और अमालाइड का आपको पता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेट होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता. तो मिजेंजियम के अंदर ये सेलुलर हाइलिन HNE पे पिंक होता है और PS पे ये पॉजिटिव होता है, वीकली पॉजिटिव, PS पॉजिटिव. और ये तो हाइलिन कास है. ठीक है, ये डिपॉजिट्स हैं. वीकली PS पॉजिटिव, अगेन PS स्टेन शोइंग वीक पॉजिटिविटी. और सिल्वर नेगेटिव होता है. सिल्वर पे जो पॉजिटिव चीज़ ब्लैक नज़र आती है, लेकिन ये ब्लैक स्टेन नहीं ले रहा. ठीक है, तो सिल्वर नेगेटिव होता है. लेकिन इसके कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए यू हैव टू डू कांगो रेड स्टेन एंड सी द एप्पल ग्रीन बायरफिंजेंस. और IMF इसमें ऑफकोर्स नेगेटिव था. और EM पे अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन के लिए आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं, अमालाइड A. और मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे सेटअप में वो सेकेंडरी वाले होते हैं, अमालाइड A पॉजिटिव होता है. और हमारे यहाँ तो जब सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो रेक्टल बायसी करते हैं, बिकॉज रीनल बायसी कैरी रिस्क ऑफ हेमरेज. तो रेक्टल बायसी पे हम क्लासीफाई करके उनको बता देते हैं. अमालाइड A इस तरह है, ISC से आप पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेकेंडरी अमालाइडोसिस. और EM पे आपको इस तरह के थिन फिब्रिल्स ऑफ इनडिटर्मिनेट लेंथ होते हैं एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट डायरेक्शंस में. ठीक है, ये डिपॉजिट्स. अच्छा, ये डिपॉजिशन डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं. ये सारे इनकी डायग्नोसिस आप EM के अलावा नहीं कर सकते. ये भी डिपॉजिशन डिसऑर्डर्स. इसमें फिब्रिलरी इम्यूनोटेक्टोइड GN में आपको इस तरह के ट्यूब्यूल्स मिलते हैं. फिब्रिलरी GN में फिब्रिल्स होते हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं देन अमालाइड कंपेयर्ड विद अमालाइड. लेकिन इम्यूनोटेक्टोइड में आपको इस तरह के माइक्रो ट्यूब्यूल्स मिलते हैं. ये भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स है. Case 14. Case number 14, a 35 years old female presented with nephrotic range proteinuria with normal renal functions. All serological workup including ENA propylacis negative. ये हमारे पास सेकेंड ओपिनियन के लिए केस आया था. साका आपने तो नहीं भेजा था? अच्छा, ये सिल्वर स्टेन है. यहाँ पे भी आप देखें डिपॉजिशन है, किसी चीज़ का डिपॉजिशन है. ये देखिए, और कहाँ पे है डिपॉजिशन? मिजेंजियम. लेकिन कैपिलरी वॉल्स भी आप देखें कितनी थिक हो रही है. ये देखें बहुत ज़्यादा थिक हो रही है. कैपिलरी वॉल्स के अंदर भी है. ठीक है, सब एंडोथेलियल लोकेशन में. ये PS स्टेन है, मैसिव डिपॉजिट्स. ये अमालाइड जैसे हाइलिन था, ये हाइलिन था, लेकिन इसकी लुक जो है फिब्रिलर है. इसकी लुक डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है, लेकिन है डिपॉजिशन डिसऑर्डर. अगेन PS स्टेन. PS ये तो नेगेटिव है, PS नेगेटिव है. ये GBM देखें, बाउमेंस कैप्सूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन या ये वाली GBM पिंक नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टेन नहीं ले रहे. ये सिल्वर पे नेगेटिव. ये ट्राइक्रोम स्टेन, उस पर ये स्टेन ले रहे हैं ग्रीन. IMF नेगेटिव था. और EM इसका जो है उसमें इस तरह के फिब्रिल्स, ये कोलाजिन के फिब्रिल्स हैं, टाइप 3 कोलाजिन. तो ये टाइप 3 कोलाजिन डिपॉजिशन डिजीज़ कहलाती है, कोलाजिनोफाइब्रोटिक या टाइप 3 कोलाजिन डिपॉजिशन डिजीज़. इनकी एक मखसूस पीरियडिसिटी है. आप देखें स्ट्राइप्स हैं इसके अंदर. तो कोलाजिन टाइप 3 ग्लोमेरुलोपैथी. और EM इसके लिए रिक्वायर्ड है. ये फिर हमने EM करके इसको डायग्नोस किया था. दिस इज द लास्ट केस.
A 51 years old female, known case of diabetes for 4 years, presented with complaints of generalized body swelling and frothy urine. Lab results showed serum creatinine 1.4, serum albumin 3.1, urine RE 2 plus, RBCs 1 plus. ये लो पावर है, 2 कोर्स, ग्लोम बड़े बड़े दिख रहे हैं, एबनॉर्मल हैं ग्लोम्स, एबनॉर्मल ग्लोम्स, ये मीडियम पावर। अब देखिए इसमें मोस्टली मिजेंजियम बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये इसका अपना नेटिव मिजेंजियम है। वो जो 2 डिसऑर्डर हमने देखे थे उसमें एक्सटर्नल प्रोटीन्स मतलब एक्सोजीनस प्रोटीन्स आके डिपॉजिट ग्लोम्स में हो रहे थे, लेकिन हियर द रिस्पांस फ्रॉम द ग्लोम इटसेल्फ, उसका मिजेंजियम है वो रिस्पॉन्ड करता है। मोस्टली मिजेंजियल मैट्रिक्स की पॉलिफिकेशन है, थोड़ी बहुत सेल्स की भी है लेकिन मोस्टली मैट्रिक्स की है। और ये देखिए नोडुल्स भी बन रहे हैं, नोडुल्स भी बन रहे हैं, हाइलिनोसिस के एरियाज भी है, कैप्सुलर ड्रॉप, नोडुल फॉर्मेशन, mesangial matrix expansion, ये नोडुल फॉर्मेशन, और ये फाइब्रोइंटिमल थिकनिंग आर्टरी की, ये आर्टीरियोलर हाइलिनोसिस का पॉसिबल फोकस है। और पैरेन्कामा भी ख़राब है, देखिए ट्यूबुलर एट्रोफी, और ये यहाँ पे भी एट्रोफी है, ट्यूबुलर एट्रोफी, काफ़ी एडवांस्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नोडुल्स, ये ग्लोबली स्क्लेरोज ग्लोम्स है, ठीक है। और बैकग्राउंड में मॉडरेट टू सीवियर ट्यूबुलर एट्रोफी है। अगेन नोडुलर, बल्कि इसको तो क्लास 4 कहना चाहिए, मेजॉरिटी ग्लोम स्क्लेरोज है। इसमें मोस्टली मैट्रिक्स बढ़ता है, मैट्रिक्स ग्लोम का अपना होता है, कोई एक्सटर्नल प्रोटीन आके डिपॉजिट नहीं होता, और सेल्स की पॉलिफिकेशन ना होने के बराबर होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, not immune complex mediated disorder. Arterial halitosis, अच्छा इसका आर्टीरियल हाइलिनोसिस एफरेंट इफरेंट दोनों को इन्वॉल्व करता है, जबकि हाइपरटेंशन का सिर्फ एफरेंट आर्टीरियोस को इन्वॉल्व करता है। हाइलिनोसिस, फिब्रिन कैप, ये कैप्सुलर ड्रॉप, आर्टीरियल हाइलिनोसिस, ये भी हाइलिनोसिस, ये फिब्रिन कैप, कैप्सुलर ड्रॉप, ये सारे फीचर्स हैं इंजुडेटिव लीजन्स के या एक्जुडेटिव लीजन्स के। प्लाज्मा प्रोटीन्स की जैसे इसमें एंडोथीलियल इंजरी होती है, एंडोथीलियम बिकम्स लीकी, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जाके आर्टीरियोल्स की वाल्स में या कैपिलरीज में, ये आर्टीरियोल्स में हो रहा है तो आर्टीरियल हाइलिनोसिस कहलाएगा। यहाँ पे अगर बाउमिस कैप्सूल पे हो रहा है तो कैप्सुलर ड्रॉप, यहाँ पे फिब्रिन कैप। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इसमें आपको नॉन स्पेसिफिक आईजीजी की लीनियर पॉजिटिविटी मिल सकती है, जेन्युइन पॉजिटिविटी आपको एंटी-जीबीएम में लीनियर मिलेगी, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द पैनल वाज नेगेटिव। और ईएम पे आपको थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द अर्लीस्ट चेंज। तो अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी को आप अर्लीस्ट स्टेज पे पकड़ना चाहते हैं तो ईएम लाजमी करना चाहिए, बिकॉज क्लास 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैन ओनली बी डायग्नोज्ड ऑन ईएम, इसमें जीबीएम की थिकनिंग हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for delivering such a wonderful lecture. Now I would like to invite Professor Dr. Zahid Nabi, President PSN, for his closing remarks. Okay, Professor Dr. Samit J. Khan, Chief Patron PSN, to come on the stage and give his closing remarks for today's session. आज तो हम नेफ्रोपैथोलॉजिस्ट बन गए हैं। It was wonderful talk, you know, amazing, very nicely done. Thank you very much for coming and participating in the pre-conference workshop, and I think we have a very illuminating programs down the road.
Professor Zahid Nabi and his team, Professor Sajid. They have done a very wonderful job, and I think you will see in the next coming 2 days, we have a lot of guest speakers from abroad, and they will be covering many aspects of nephrology. And now next door, you have already witnessed, there's another workshop going on. Tomorrow there will be another one in Sarina. I'm sure most of you will be attending that. And thank you again for coming and participating. Thank you. Okay, thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Sajid Abbasi to come and give us. Okay, Dr. Zahid Nabi, kindly come on the stage and give your closing remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you first of all Professor Mubarak. Sir is very kind. जब भी बुलाते हैं, पिछली दफ़ा साजिद ने बुलाया था सर, उस वक्त भी आ गए. Very kind of him. और मैं आपको बताऊं सर, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि ये जब कल प्लान हो रहा था तो पीजीज़ राइट लेफ़्ट आ रहे थे, जब हम मीटिंग भी कर रहे थे कि हमें सर मुबारक का लेक्चर ख़ास तौर पे रिकॉर्ड करना है. आपने पीछे स्लाइड भी नज़र आए, सर भी नज़र आए, तो आज आप देख रहे हैं इट इज़ किसी और तरफ नहीं है सारा. सो इट वाज जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो होपफुली our media partner for PSN for the next 2 years, OCC इधर है. So we have requested them कि ये जो आपके lectures हैं सर, तो ये स्पेशली इसी तरह जैसे आपने दिए हैं, ये इंशाल्लाह आप सेव हो गए. सो फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जब भी कोई चाहे तो वो 1 क्लिक पे देख सकेगा इंशाल्लाह ताला. As Professor Sami has said, this conference is actually for you all. We have tried our best. हमारे पास almost 15 speakers आ रहे हैं from America, from UK. So I will request all of you to have maximum participation. We do not want कि हम सरीना के अंदर खाली कुर्सियों पे बैठे रहें या खाने खा के घूमते रहें. उसको फिर थोड़ा सा हमने कुछ अट्रैक्टिव बनाने की भी कोशिश की है, because there are so many fun activities going on along the conference. Let me tell you very clearly that each session there is a lucky draw, and that lucky draw is for all those, like अभी जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, तो एक lucky draw होगा, and the prizes are very exciting, I can tell you, and those who will be sitting there, only they will get it. The other thing is that we are having few industry symposia जो break times में है. And let me tell you, क्योंकि जब conference करानी होती है तो you have to collect money from the pharmaceuticals, and then कुछ रेट्स हैं डिफरेंट, लकी उन्होंने सिम्पोजिया कितने में लेना है, कितने में ख़रीदना है. सो PSN मैं साजिद हमने ये डिसाइड किया कि हम वो इंडस्ट्री सिम्पोजिया भी जो है उसके अंदर भी हमने उनको कुछ पैसे वापस दिए टू हैव अ लकी ड्रॉ. एंड आई कैन श्योर यू दैट एक का तो मुझे पता है कि वहाँ पे लैपटॉप भी है, स्मार्टफोन भी है, और इस तरह की 2-3 चीज़ें भी हैं. सो अगर आप घूमते फिरते रहे सरीना में तो कुछ नहीं मिलेगा, ना लेक्चर ना प्राइज़. सो just imagine that there are almost 10-11 sessions going on, तो 10-11 sessions के अलग लकी ड्रॉ है. उसके अलावा आई थिंक OCC के उनके अपने जो बूथ है उसके ऊपर एक ड्रॉ है जो ऑलरेडी वो भी अच्छा खासा, उसमें भी लैपटॉप मेरा ख्याल है तो. और उसके अलावा जो इंडस्ट्री सिम्पोजिया वो अलग से है. ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बिकॉज द कॉन्फ्रेंस इज़ फॉर यू. सर इतनी दूर से चल के आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं, सारे लोग जो हमारे सीनियर्स हैं, तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस इज़ योर कॉन्फ्रेंस. पहले तो ये समझ लें, ये इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस है और पेम्स की कॉन्फ्रेंस है, हर हॉस्पिटल की कॉन्फ्रेंस है बाय द वे. सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस मैक्सिमम हो, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अवर एल्डर्स. मैं आपको बताऊं, मैं जब से यहाँ पे हूँ मैंने जितने भी इवेंट्स कराए हैं, जो मर्जी ट्रांसप्लांट समिट कराए, जो कुछ कराया, 1 person who reaches, आज तक कोई बंदा उनको बीट नहीं कर सका. सर प्रोफेसर समी जे खान, इनसे पहले कोई नहीं आता. तो अगर आपके जो उस्तादों के जो सारे बच्चे बैठे हैं जो आज प्रोफेसर हैं, सर के टीचर्स हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम अगर समी साहब आ गए हैं तो फिर हम पीछे नहीं रहने चाहिए. सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू.
आप सब से यही रिक्वेस्ट है, एंड थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल साजिद एंड हिज टीम। उधर भी बड़ी, मैं उधर जब अटेंड किया, आप में से कुछ अगर उधर चले जाते तो वो शायद वापस ना आते। वो जो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे रिसर्च की वो सर पढ़ा रहे हैं। एक हमारी, अब वो नेक्स्ट टाइम हम उनको अपना फीडबैक दे देंगे। प्रॉबली रनिंग 3 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स इज़ नॉट अ वाइज आइडिया फॉर पीजीज, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। तो इसको अगर हम स्क्वीज़ कर देते, बिकॉज देर आर 50+, अभी मैं जब केरल से वो शुरू करवा के आऊँ तो 51 कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे इधर आना चाहते हैं, इधर वाले उधर जाना चाहते हैं, तो दे गेट कन्फ्यूज। सो आई थिंक या तो 2 दिन में हम कर लें फ्यूचर के लिए, इस दफ़ा तो हो गया। सो वी विल गिव दिस सजेशन टू द नेक्स्ट जो भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच अगेन सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू साजिद, एंड अ वंडरफुल शो इंशाल्लाह। Now I would like to invite Dr. Ahmareen Sheikh, HOD Histopathology, to come on the stage and give her closing remarks for today's session. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you very much, Dr. Sajid, for inviting for this event. And बिल्कुल राइटली जैसे डॉक्टर जाहिद ने भी कहा, प्रोफेसर समीर जो है वो हर जगह पे पहले पहुंचते हैं। हमारे साथ जब हम रेजिडेंट थे तो सर आते थे अपनी पूरी टीम को लेके, और डॉक्टर साजिद वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। और हम लोग एक CPC कंडक्ट करवाते थे। प्रोफेसर अनवार आवर टीचर वाज आल्सो हियर देन, सो इट वाज वेरी नॉलेजेबल और बहुत अच्छी वो होती थी। And today's session was very enlightening, and Professor Mubarak has done a wonderful job. And I think जितनी simplicity के साथ और जितने अच्छे तरीके से वो बताते हैं, वो हर एक के अंदर जो है ना वो चला जाता है। और ऐसे लगता है कि चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन जब आप practical life में करते हैं तो things are not easy. But these are the cornerstones, and these are the eyes can't see but the mind doesn't know. So पहले अगर आपको knowledge होगा, then you can build the there. And thank you very much again. It was a very good session. Thank you. Now it's time for shield presentation. First of all, I would like to invite Professor Dr. Sami J. Khan on the stage to present Shield 2. Dr. Sami J. Khan will present Shield 2, Dr. Zahid Nabi, President PSN. Now Dr. Sami J. Khan will present Shield to Brigadier Dr. Shahzad. Sir, please come on the stage. Dr. Zahid Nabi, I would request you to please come on the stage and present Shield to Professor Dr. Sami J. Khan. Sir, please on the stage. Dr. Zahid Nabi, please keep on the stage. Now Dr. Zahid Nabi will present Shield to Professor Dr. Mubarak.
Now Dr. Zahid Nabi will present shield to Professor Dr. Ahmadeen Sheikh. Ma'am, please come. Now Dr. Zahid Nabi will present shield to Professor Dr. Sajid Rafiq Abbasi. Sir, please come. Now Dr. Zahid Nabi will present shield to Dr. Khawar Sultan. Now Dr. Zahid Nabi will present shield to Dr. Faryal. Thank you, Dr. Zahid Nabi, please. Dr. Sajid Nabi. Now Dr. Sajid will present shield to Dr. Ishaq. Now Dr. Sajid Abbasi will present shield to Dr. Noor. Thank you so much, sir. Now I would like to thank each and every one of you for joining us today. Sir, aap hi nahi diye. Now I would like to thank each and every one of you for joining us today. Special thanks to our distinguished guests for sharing their talent. Your presence has made this occasion truly special with gratitude and appreciation. Now we'll bring this pre-conference workshop to the end. Thanks each and every one of you. Please have a meal now. जी सर.